नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी और बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर में उत्तर सहित लेके आया हूं और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हूबहू प्रश्न हैं, यानी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा खाद को मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा आपका सही आंसर, खाद। विद्यार्थियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होगा एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी नेपथलीन की जो गोलियां हैं वो किससे बनाई जा सकती हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कोलतार से। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? यानी वह ताप जिससे कोई पदार्थ है वो जलना शुरू हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वृक्ष। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें खाली जगह को भरना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं को देख के आपको खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगली खाली जगह है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली जगह होती है। तो मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी होती है। फिर उसके बाद में अगला जो खाली जगह है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। क्या लगते हैं? तैरने लगते हैं। और अंतिम खाली जगह है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व, सॉरी यहाँ पे पोषक तत्व और यहाँ पे आ जाएगा जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा आपके जीवाणु। तो जीवाणु का मिलान है, यहाँ पे देखोगे तो आपके 5वें से हो जाएगा एजे के कारक। ठीक है। फिर उसके बाद में राइजोबियम है, इसका मिलान हो जाएगा नाइट्रोजन स्थलीकरण से। और फिर उसके बाद में बेसिलस, इसका हो जाएगा दही का जमना। फिर उसके बाद में हिस्ट का हो जाएगा ब्रेड पेकिंग। और फिर उसके बाद में एक प्रोटोजुआ एक मलेरिया का कारक है। और अंतिम है एक विषाणु। तो विषाणु का हो जाएगा प्रतिजैविक उत्पादित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी और एलपीजी दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज ये नहीं आता है तो आपको ये लिखना है वनस्पति जात और प्राणी जात। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने दोनों ही पेपर में लिए हैं और दोनों का ही उत्तर लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। संकटापन वे स्पीसीज हैं जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय शेर, गेंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। यानी ये जीव पहले खूब थे लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो वे संकटापन्न स्पीसीज कहलाती हैं। अब विलुप्त स्पीसीज उन्हें कहते हैं, वे स्पीसीज यानी वे जातियां जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं, यानी एकदम से समाप्त हो चुकी हैं, वे विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे कि डायनासोर पहले
अपने यहाँ पे खूब थे, लेकिन वर्तमान में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगला इसी में था प्राणी जात और जंतु जात, वनस्पति जात। तो इसमें किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। यानी कोई विशेष क्षेत्र, यानी मान लो अपना क्षेत्र, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 की रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कायांतरण लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ में टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न है घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घर्षण बल क्या है और ये कैसे कार्य करता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा घर्षण बल दो वस्तुओं की सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल है। यह बल गति की अवस्था में परिवर्तित कर देता है, और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा से विपरीत होती है, क्योंकि यह बल दो सतहों के बीच में संपर्क से उत्पन्न होता है, अतः यह भी एक संपर्क बल है। अगला प्रश्न है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या और बटा सेकंड। तो दोलनों की संख्या कितनी थी? 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, और सेकंड कितने? 4। तो इस तरह से ये इसका आवर्ती ज्ञात हो गई 10। और फिर उसके बाद में आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवर्ती। तो इस तरह से ये इसका उत्तर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विद्युत के सुचालक एवं विद्युत के हीन चालक या फिर कुचालक से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं, विद्युत के हीन चालक होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसके एक सिरे पे अपन विद्युत का करंट जोड़ते हैं तो दूसरे सिरे तक पहुंचता है, तो वे सारे पदार्थ धातु हैं, वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिनके एक सिरे पे अपन करंट को जोड़ते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, दूसरे सिरे तक नहीं जा पाता है, तो वो होते हैं विद्युत के हीन चालक। जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर अपन करंट को जोड़ेंगे तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? हीन चालक हो गया। अगला है कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना। यानी 2 चित्र आएंगे आपके, एक तो मोमबत्ती की ज्वाला का, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बनाया जाता है। इनके जितने भी पार्ट है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में दूसरा चित्र है कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना, इस तरह से चित्र होता है। अंडवाहिनियां ये होती हैं, अंडाशय यहाँ पे होता है ये वाला, और फिर गर्भाशय, ये पूरा गर्भाशय है। इस तरह से इसका चित्र बनाया जाता है। नर जनांग का भी आ सकता है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है कि यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौना आरंभ होने के समय शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं? लंबाई में वृद्धि होती है। इस समय पे शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियों की अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवंशिक जीन पर निर्भर करती है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग है वो चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। तीसरा परिवर्तन होता है स्वर में, यानी बोलने आवाज में परिवर्तन। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज भर्राने और फटने लगती है, जबकि लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, मतलब तीखी आवाज निकलती है लड़कियों में, जबकि लड़कों का आवाज है वो भारी हो जाती है। चौथा परिवर्तन होता है श्वेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि। किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहांसे आदि हो जाते हैं। और अंतिम परिवर्तन होता है जनन अंगों का विकास। नर जनांग विकसित हो जाते हैं, वर्षण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणु यानी लड़कों में ये निकलने भी चालू हो जाते हैं।
जबकि लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है, वह अंड परिपक्व होने लगते हैं, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है, यानी ऋतुस्राव अपन कह सकते हैं वो भी चालू हो जाता है। तो ये सारे शारीरिक परिवर्तन यौन आरंभ के समय हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8वीं का आपके विज्ञान विषय का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने इतनी सारी मेहनत की है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, फिर उसके बाद मैं टाइप किया है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, इसी चैनल पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, तो आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।